चलिए, आज हम ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। तो इसे आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्रोत क्या होता है। तो स्रोत उसे कहते हैं जहाँ पर से कोई वस्तु उत्पन्न होती है ना। तो जैसे ऊर्जा के स्रोत कहने से, जैसे जल के स्रोत कहने से, जल स्रोत मतलब जहाँ से हमको जल प्राप्त होता है ना। और ऊर्जा के स्रोत कहने से जहाँ से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं ऊर्जा। हमें अपने शारीरिक कार्यों जैसे कि चलना है, दौड़ना है, वस्तुओं को उठाना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, हटाना है आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने पिछली कक्षाओं में ऊर्जा के विभिन्न रूपों है ना, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा आदि के बारे में अध्ययन किया है। हमने जैसे अभी पिछले अध्याय में हम लोग ने रासायनिक ऊर्जा के प्रभाव है ना, वहाँ पर हमने देखा कि रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो सकता है ना। एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो सकता है, लेकिन कभी भी ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है ना, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में किया जा सकता है ना। जैसे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो इस प्रकार से बदल करके जो है हम उसका उपयोग अपने सुविधा के अनुसार लेते हैं। आज हम यहाँ पर वही उसी के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। हमारे द्वारा उपरोक्त ऊर्जाओं का उपयोग दैनिक जीवन के जिन कार्यों में किया जाता है उनकी सूची आप लोग अपना कॉपी में बनाएंगे, है ना। जैसे कि रासायनिक ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ पर करते हैं, है ना। जैसे रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम लोग टार्च जलाने में करते हैं, है ना। टार्च के माध्यम से प्रकाशीय ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो हम लोग प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है उसको सूची बनाना है। ठीक, हम देखते हैं कि हमारे द्वारा उपयोग की जा रही एक प्रमुख ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है ना। विद्युत ऊर्जा के बारे में तो सब लोग भली भांति परिचित हैं। माने अभी के समय में विद्युत के बिना जीवन की सही ढंग से कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हर क्षेत्र में विद्युत जो है हमारे जीवन में ऐसा माने घुल मिल गया है, ऐसा समा गया है कि विद्युत के बगैर हमको अधूरा अधूरा लगता है। जैसे मान लीजिए हमको गर्मी लग रही है, तो साथ से हम लोग आके अपना पंखा चालू कर लेते हैं, एसी चालू कर लेते हैं, कूलर चालू कर लेते हैं, है ना। अंधेरा लग रहा है तो साथ से लाइट जला लेते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जैसे मान लीजिए 1-2 दिन के बाद में एग्जाम होना है, आज लाइट बंद हो गई तो लाइट बंद हो गई, इसके कारण हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट चली गई है ना। बिजली गुल हो गया है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंधेरा है ना। दूसरा माध्यम से हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, इस टाइप से मतलब हो गया है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है ना। क्या आपने कभी इसको जानने का प्रयास किया है कि विद्युत ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? नहीं ना। है ना। तो क्या है, जो चीज़ हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है ना, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ जो है हमको कभी कभार प्राप्त हो, है ना, तो उसके बारे में जो है हम लोग अधिक चिंतन मनन करते हैं। चलिए, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर उसे किस प्रकार वितरण केंद्रों में वितरण केंद्रों से दूर दूर तक पहुंचाया जाता है ना। उसको उत्पादन करते हैं, उसके बाद किस प्रकार से उसको वितरण केंद्रों के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए कुछ क्रियाकलापों द्वारा देखें कि विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल विद्युत ऊर्जा। आपको चित्र में कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है ना। चलिए जानते हैं ये क्या है। तो इसके लिए हमको जो है अपने घर में बना करके देखना है कि वास्तव में इस प्रकार से बनाकर हम लोग इस क्रिया विधि को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। और इसमें बताए अनुसार वह होता है कि नहीं होता है
ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री है, एक माचिस की खाली डिब्बा लेना है जिसमें उसका जो स्टिक है ना रहे, खाली रहे, है ना। प्लास्टिक के छोटे छोटे 400 चम्मच लेना है प्लास्टिक का, है जो आप लोग शायद उसमें जाते होंगे फंक्शन वंक्शन में, तो छोटा छोटा चम्मच आप लोगों को खीर उर खाने के लिए दिया जाता है प्लास्टिक का, है ना। और बर्थडे वगैरह में जाते हैं तो मिलता है, या आप लोग खरीद के भी लाते होगे, अपना बर्थडे मनाते हो तो, है ना। तो इस प्रकार के प्लास्टिक के छोटे छोटे 4 चम्मच लेना है, और एक खाली रिफिल, ये पेन की जो रिफिल है खाली अंदर में जो दिख रहा है ना, अगर वो खाली हो गया है तो उसको लेना है। अब इसको किस तरह से बनाना है देखिए, माचिस की डिबिया के आधे भाग में चारों फलकों पर खांचे बनाए, जैसे यहाँ पर देखिए, एक फलक, है ना, और दूसरा फलक, तीसरा फलक और चौथा फलक, यहाँ पर 4 छोटे छोटे खांच बनाना है ब्लेड से काट के, है ना। इनमें चम्मचों को जैसे चित्र में दिया हुआ है उसी प्रकार से फंसाना है, जैसे चित्र में दिया हुआ है, ताकि वह इस प्रकार से रहे, है ना, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए चम्मच है तो इस प्रकार से रहे, उसका ये ऊपरी भाग जो है खांचे वाला रहे, और दबा वाला भाग रहे, और उभरा हुआ भाग जो है नीचे की तरफ रहे, ताकि पानी जो है इसमें पड़े तो ये पानी इसमें थोड़ा बहुत अटक जाए, है ना। इस प्रकार से उसको फंसाना है। डिबिया के बीच के भाग में एक छेद कीजिए तथा आर पार एक रिफिल लगा दीजिए, जैसे चित्र में देखिए दिखाया है, ये रिफिल है, इसमें बीचों बीच ठीक नाप करके, यहाँ से इसको बीचों बीच नापने के लिए यहाँ से ऐसे कोने में क्रॉस करना है, और यहाँ से ऐसे कोने में क्रॉस करना है, जहाँ पर ये दोनों लाइन क्रॉस करे वहीं पर छेद करना है, तो ये ठीक बीचों बीच होगा, है ना। और यहाँ पर रिफिल लगा देना है, और इस प्रकार से लगाना है ताकि ये स्वतंत्र रूप से घूम सके, है ना, अटके नहीं। इसे चित्र की तरह पानी की धार के नीचे रख दीजिए। अब आप लोगों के घर में तो नल होगा, है ना, ऊपर में टंकी लगी होगी और टंकी के नीचे नल लगा होगा, तो नल को चालू करके इसी प्रकार से लगा देना है, ताकि चम्मच का ऊपरी भाग इसमें पानी गिरना चाहिए, है ना। तो जैसे ही इसमें देखिए यहाँ पर पानी गिरेगा तो ये वजन होगा, है ना, इसके प्रेशर से भी ये अंदर की ओर दबेगा ऐसे, तो ठीक इसके जैसे इधर दबा तो ये सांस यहाँ आ जाएगा, इसमें पानी पड़ेगा, फिर ये इधर इधर ऐसे दबेगा तो ये वाला आ जाएगा, है ना, ये वाला दबेगा तो ये वाला, तो इस प्रकार से ये पानी जो है आती है तो घूमने लग जाती है, इस प्रकार से लगातार ये घूमने लग जाती है, ठीक है। पानी के धार चम्मच पर पड़ने पर क्या होता है, पानी के धार चम्मच पड़ने पर घूमने लगता है ना। तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था बांधों में की जाती है, इसी प्रकार की व्यवस्था जो है बांधों में की जाती है, जहाँ पर बहुत ऊपर से नीचे की तरफ बहुत बड़ा तेज धार जो है नीचे की तरफ बांध ऊपर से गिराया जाता है, और वहाँ पर इस प्रकार के पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, है ना, जिसको टरबाइनें कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जहाँ एकत्रित जल को तेजी से बहाया जाता है, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती हैं, है ना। पानी का जो बहाव वाला क्षेत्र रहता है वहाँ पर इसी प्रकार की, इसको टरबाइन कहते हैं, इस प्रकार का बना हुआ जो संरचना होता है उसको टरबाइन कहा जाता है, और उसी टरबाइन में पानी के गिरने के कारण यह तेजी से घूमने लगता है ना। ये टरबाइन एक शाफ्ट की सहायता से, जैसे ये रिफिल है, ये इसको हम लोग मान लेते हैं शाफ्ट, ठीक है, ये रिफिल जो है शाफ्ट है ना। और लेकिन इसमें हम लोग इसको ढीला किए हैं क्योंकि इसको दिखाना था घुमाने के लिए, है ना। तो वहाँ पर ये शाफ्ट जो है उसमें टाइट रहता है, माने ये जो टरबाइन घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा, है ना। तो शाफ्ट की सहायता से जनित्रों, जिसको जनरेटर कहते हैं, जनरेटर जो आसानी से समझोगे आप लोग, है ना, फंक्शन वंक्शन वगैरह में लाते हैं हम लोग जनरेटर, है ना, तो जनरेटर से जुड़ी रहती है, जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है ना। अब इसी के द्वारा जो जनरेटर होता है, जनरेट माने होता है उत्पन्न करना, है ना, इसलिए उसको जनरेटर कहते हैं, जनरेटर माने उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो वहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है ना। इस व्यवस्था को चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए अगला ये है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए ये बांध है, ऊपर से पानी को इस प्रकार से इसमें गिराया जाता है, तो ये टरबाइन जो है टरबाइन में पड़ती है, तो ये टरबाइनें जो है घूमने लगती हैं। अब ये शाफ्ट लगा हुआ है, देखिए, है ना, ये शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट लगा हुआ है, और ये जनरेटर है। यहाँ पर जा करके बहुत तेज़ी से जब पानी जो है इतना ऊपर से गिरता है तो इसको बहुत तेज़ी से घुमाता है, और तेज़ी से घूमता है तो शाफ्ट भी बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, टरबाइन को भी बहुत तेज़ी से घुमाता है, जिसके कारण ये यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस तार के माध्यम से उसको बाहर निकालकर वितरण केंद्रों में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब ये जल विद्युत परियोजना कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव बांगो कोरबा में स्थित है, हसदेव बांगो, है ना, गाना भी है, बांगो बांग बंधागे, है ना,
हसदेव बांगो इधर बहुत बड़ा नहर भी आया हुआ है, वहीं से वह होकर के आई है, वहीं से निकली हुई है ना। तो ये हसदेव बांगो जो है और तथा गंगरेल बांध परियोजना ये उधर है बस्तर में, है ना। गंगरेल बांध परियोजना ये दोनों क्रियाशील है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है जल विद्युत से, है ना। अब अगला चलते हैं, दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा। गतिशील जल में निहित ऊर्जा के उपयोग का एक और उदाहरण सागरों में आने वाले ज्वार तथा भाटा द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है ना। ये ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? क्योंकि इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा निहित होती है। अब हम उस ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से करेंगे वह हमारे ऊपर है, लेकिन प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा निहित होती है ना। वह ऊर्जा जो है किसी न किसी तरह से उस वस्तु के अंदर निहित होती है, तभी तो हमको किसी वस्तु के द्वारा चोट लगता है तो दर्द होता है, वो ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। कोई वस्तु जो है कितनी दूरी फेंकाएगा, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह कितना दूर फेंकाएगा, वो उसमें निहित ऊर्जा के द्वारा ही निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा देखेंगे तो जो महासागरों में पानी जो है रहता है, भरा रहता है ना। और वहाँ पर बड़े बड़े सागरों में ज्वार और भाटा जो है समय समय पर आते रहते हैं, है ना। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार और भाटा, है ना। ये ज्वार खाने वाला ज्वार भाटा नहीं है ना, खाने वाला मत समझ लेना, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा अभी ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। इसके लिए खाड़ी के मुहानों पर बांध बनाया जाता है, जैसे चित्र में यहाँ पर दिख रहा है ना। ये पूरा जलाशय है और ये खाड़ी है, खाड़ी, है ना। तो ये खाड़ी से यहाँ पर देखिए, जब भी वहाँ पर ज्वार आएगा, माने महासागर में ज्वार आएगा, तो ज्वार का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो है वहाँ पर उठती हैं, और लहरें जो हैं इतनी तेज गति से इतनी दूरी तक चली जाती हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर सूखे ज़मीन को ढक लेती हैं कुछ समय के लिए, है ना। तो जब सागरों से लहरों के रूप में पानी जो है जमीन की सतह के ऊपर आती है, तब उसको हम लोग ज्वार कहते हैं। और फिर इधर से अब पानी जो है वहाँ पर रुका तो नहीं रहेगा, वह पुनः फिर से वापस जाएगा ही सागर में, है ना। तो वहाँ से फिर वापस चला जाना भाटा कहलाता है, ठीक है। तो वहीं पर जहाँ पर जो है इस प्रकार के ज्वार भाटा आते रहते हैं, उस जगह पर किसी खाड़ी पर इस प्रकार के मुहाने बनाए जाते हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है, देखिए इधर भी मुहाना बना हुआ है, इधर भी मुहाना बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से मुहाने बनाए जाते हैं। अब ज्वार के दौरान जल स्तर के बढ़ने से बहता हुआ जल बांध के अंदर आता है ना। ये मान लीजिए इधर बांध है, ये तो ये है ना। ये बांध के अंदर जब प्रवेश करता है तथा अंदर आने वाले मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती है ना। और जब यह पानी जो है इधर आता है, तब ये टरबाइन लगा हुआ है, देखिए यहाँ भी टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ भी टरबाइन लगा हुआ है ना। तब ये टरबाइन जो है घूमने लगती हैं। इसी तरह जब जल स्तर गिरता है तथा भाटा के कारण बांध में भरा पानी बाहर निकलता है और पुनः टरबाइनें घूमने लगती है ना। अब इस प्रकार से अब ज्वार हुआ है तो भाटा भी निश्चित रूप से होगा, उतना ज़्यादा पानी को कोई बांध में समाएगा नहीं, है ना। तो वहाँ से पानी जो है पुनः वापस इसी एरिया में फिर से उसी रास्ते से वापस जाते हैं। और जब यह वापस जाता है तो ये वापस जाने के कारण पुनः ये टरबाइनों को घुमाता है ना, और टरबाइनें फिर से घूमने लग जाती हैं। इस प्रकार से वहाँ पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये टरबाइनें जनित्र से जुड़ी होती हैं, जिस प्रकार से हमने ऊपर में देखा, यहाँ पर ये टरबाइन जो है शाफ्ट जो है जनित्र से जुड़ा होता है। तो ये टरबाइन जो है शाफ्ट के माध्यम से जनित्र से जुड़े रहते हैं, जिनके द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। यहाँ विद्युत ऊर्जा का स्रोत ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्रों में खोजा जा चुका है। कहाँ कहाँ पर ये क्षेत्र हैं भारत में, उसको खोजा जा चुका है। देखिए, ये गुजरात के कच्छ, है ना, गुजरात के कच्छ जो कि कौन सा सागर होगा, अरब सागर, है ना। अरब सागर की तट में है, और अरब कच्छ की खाड़ी में, एवं पश्चिम बंगाल की पूर्वी समुद्र तटीय स्थान, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हैं, है ना, वहाँ पर ये स्थान खोजा जा चुका है। वैसे अभी क्रियाशील नहीं है। अगला चलते हैं पवन ऊर्जा। आपने तेज बहती हवा में कागजों पत्तों को उड़ते देखा होगा, निश्चित रूप से आपने देखा होगा। हमारे इधर तो हवाएं चलती रहती हैं, खासकर गर्मी के दिनों में तेज हवाएं चलती हैं, है ना। और कभी कभी तो बड़े बड़े पेड़ों को भी ये गिराते हुए चली जाती हैं।
तो छोटे छोटे कागज़ हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, है ना, इनको बहते निश्चित रूप से देखा होगा। क्या तेज बहती हवा से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ना? निश्चित रूप से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि हर किसी वस्तु में ऊर्जा निहित होती है ना? जब वह क्रियाशील होती है तब वहाँ से ऊर्जा निकलना प्रारंभ होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एक क्रियाकलाप के माध्यम से। तो आवश्यक सामग्री है कागज, पिन, स्ट्रा या लकड़ी, है ना। एक वर्गाकार कागज को कोनों से विकर्ण से मोड़ लें। कागज पर चित्र के अनुसार क्षेत्र के निशान दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ये चौकोन कागज है ना, क्या बोलते हैं, वर्गाकार। उसको इस प्रकार से लाइन खींच लेना है इस प्रकार से, और फिर थोड़ी थोड़ी दूर तक इसको काट देना है। काटने के बाद एक एक पंखुड़ी को इसका यहाँ पर मोड़ दिए, है ना, तो इसका ये वाला भाग मोड़ेंगे, इसका ये वाला भाग मोड़ेंगे और इसका ये वाला भाग मोड़ेंगे, तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखिए मोड़ के निशानों को आधी लंबाई तक काट लें, आधी लंबाई तक इसको काट लेना है इसको। ठीक, प्रत्येक भाग के एक सिरे को मोड़कर केंद्र में चिपका दें। प्रत्येक भाग को मोड़कर कैसे चिपकाएंगे, केंद्र में चिपक जाएगा। ठीक, अब चित्र की तरह दिखाई देगा। केंद्र में आलपिन की सहायता से छेद कर चक्री को किसी स्ट्रा या लकड़ी में स्थिर कर दीजिए। यहाँ पर एक छेद कर देंगे और इसमें एक वो लगा देंगे, क्या बोलते हैं, छोटा सा स्टिक, है ना, और उसको किसी स्थिर एरिया में स्थान पर बढ़िया से फिक्स कर देंगे, स्थिर कर देंगे लकड़ी में या स्ट्रा में। ठीक है, चक्री को लेकर तेज दौड़िए, है ना। अब इसको या तो हम इसको चुपचाप रखा रहने देंगे, जब हवा इधर बहेगी तो ये घूमने लगेगा, या फिर उसको ऐसे पकड़ करके उसको दौड़ेंगे तब भी ये घूमने लगेगी। चक्री को खिड़की से आती हवा की दिशा में रखिए, है ना, वहाँ पर भी यह घूमने लगेगी। ठीक है, बहती हुई हवा भी ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, बहती हुई हवा भी ऊर्जा का एक रूप होता है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पवन के बहने की दिशा तथा गति प्रत्येक स्थान पर बदलती रहती है ना। कभी पूरब से पश्चिम जाएगी, कभी पश्चिम से पूर्व, कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से उत्तर, है ना। तो ये हमेशा जो है इधर से उधर बदलते रहते हैं। फिर भी कुछ स्थानों पर दिशा तथा गति लगभग नियत रहती है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर ये इसकी जो स्थिति होती है वह नियत होती है और हमेशा मैक्सिमम अधिकतम जो है एक ही दिशा से ये बहने लगते हैं। इन स्थानों पर बड़ी बड़ी चरखियाँ, जिन्हें टरबाइन कहते हैं, चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है यदि, इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं वहाँ पर बनाई जाती हैं, है ना। बड़ी बड़ी चरखियाँ, जिन्हें टरबाइन कहते हैं, लगाई जाती हैं। ठीक, तथा इससे जुड़े जनित्र से विद्युत उत्पादन होता है। यह स्थान जहाँ इन बड़ी बड़ी चरखियों को स्थापित किया जाता है विंड फार्म कहते हैं। देखिए इस प्रकार की चरखियाँ जो हैं जहाँ पर लगाया जाता है उसको विंड फार्म के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। भारत में देखिए कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। भारत में गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, है ना, गुजरात है, गुजरात में भी हवाएं तेज बहते रहती हैं। राजस्थान तो पूरा मरुस्थल है, वहाँ बहते ही रहता है। पश्चिम मध्य प्रदेश है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। दक्षिण तमिलनाडु है ना, और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के द्वीप एवं कर्नाटक के कुछ भाग पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम समय जो है, मैक्सिमम अधिकतम टाइम जो है, अधिकतम समय जो है हवा के बहाव का जो दिशा होता है वह नियत रहती है। अब कक्षा में चर्चा करें कि ये ही स्थान पवन चक्की विंड फार्म के लिए क्यों उपयुक्त पाए गए हैं। ठीक है, तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ में इसकी चर्चा भी करके मुझे बताएंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग तापीय ऊर्जा की तरफ। तापीय ऊर्जा क्या होता है ना। तापीय ऊर्जा, ताप से ऊर्जा प्राप्त करना, है ना। तो चलिए देखते हैं, क्या आपने भाप चलित रेल इंजन के बारे में सुना है। क्या आपने कभी सुना है कि हमारे देश में भाप से भी रेलगाड़ी चली है? बहुत समय पहले, है ना, जब हमारा देश जो है अंग्रेजों के शासन में था, है ना, जब अंग्रेजों के गुलाम था हमारा देश, तब अंग्रेजों ने हमारे देश में एक भाप चलित इंजन रेलगाड़ी जो है चलाई थी, है ना। आपने घरों में खाना पकाते समय या पानी गर्म करते समय बर्तनों से भाप निकलते हुए देखा होगा। ये तो निश्चित रूप से सबके सब देखे होंगे, है ना। लड़कियां तो खासकर खाना बनाने में माहिर होती हैं, तो उन लोगों को तो पता ही होगा, है ना।
कि जब हम लोग जो है खाना बनाने के लिए बर्तन को पानी से भर के चूल्हा पे रखते हैं, तो कुछ समय के पश्चात में उसका ढक्कन जो है ऊपर नीचे होने लग जाता है। अगर सोचिए, अगर हम उस बर्तन के ढक्कन को कस दें टाइट, है ना, और भाप का जो है निकलने के लिए कोई रास्ता ना हो, और उस बर्तन पर हम लोग 4 चक्का लगा दें, तो उस बर्तन का क्या होगा? ये कल्पना करने योग्य बात है, चिंतन मनन करने वाली बात है कि अगर हम 4 उसमें चक्का लगा दें और उसको गर्म करें, भाप निकलने के लिए कोई जगह ना हो, तो क्या होगा? वह बर्तन को धक्का दे देगा और बर्तन जो है जिस तरफ चक्का फिसलने लायक रहेगा उधर फिसलने लगेगा, है ना। तो इसी सिद्धांत को लेकर के जेम्स वाट नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाप से चलने वाली रेलगाड़ी बनाई थी। क्या भाप ऊर्जा का साधन हो सकती है? चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी आवश्यक सामग्री है। देखो, क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत बनाई गई चक्री, जहाँ पर हमने वहाँ पर बनाया था माचिस की डिबिया को, है ना, जैसे ये दिया हुआ है ये। और चाय की केटली, पानी गर्म करने के लिए विशेष स्टोव, है ना, जैसे चित्र में दिया हुआ है। चाय की केटली में पानी भर कर उसे गर्म करें। चाय की केटली में पानी भर करके उसको क्या करना है? गर्म करना है। ठीक, जैसे यहाँ चित्र में दिया हुआ है, देखिए ये स्टोव जल रही है और केटली में पानी को जो है चाय बनाने के लिए भर करके रखे हुए हैं। ढक्कन लगा हुआ है। कुछ समय बाद टोंटी से भाप निकलना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये उसकी टोंटी है ना। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, पानी इसके अंदर है, वह उबलने लगेगा और यहाँ से भाप निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो टोंटी से जो है भाप निकलना प्रारंभ हो जाएगा। निकलती हुई भाप के सामने चित्र की तरह चक्री के पंखों को रखिए। आपने क्या देखा, यहाँ पर जब हम भाप निकल रही है तो चक्री को रखेंगे तो ये चक्री जो है क्या करेगी? घूमने लगेगी। इस तरह विशेष संयंत्रों, जिन्हें बॉयलर कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? बॉयलर, है ना। ये मुर्गी नहीं है, फिर बॉयलर, वो ब्रायलर बोलते हैं उसको, है ना। तो ये बॉयलर है, में कोयले को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है ना। आपने पिक्चर वगैरह में भी इस प्रकार के देखे होंगे। एक तो पिक्चर आया था कच्चे धागे करके, है ना, जिसमें कोयला को जो है जलाया जाता है और रेलगाड़ी चलती रहती है ना। तो बॉयलर में कोयले को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जिससे पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है ना। वहाँ पर कोयले को जलाया जाता है और कोयला जब जलता है तो वहाँ पानी भरी रहती है, वह गर्म होकर के भाप बनती है। इस भाप की शक्ति से टरबाइन को घुमाकर जनित्र के उपयोग से विद्युत उत्पादन किया जाता है ना। इस प्रकार से भाप निकलता है तो टरबाइन को वह घुमाती है, और जब टरबाइन घूमने लगती है तो फिर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यह स्थान ताप विद्युत गृह कहलाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है ताप विद्युत गृह जी? NTPC जिसको कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ताप विद्युत गृह, कोरबा में ही है ना। ये इस प्रकार का वहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र जो है लगा हुआ है। अब चलते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा की ओर। नाभिकीय ऊर्जा, देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? स्पष्ट रूप से नाभिक मतलब होता है बीच में, है ना। अगर हमारा नाभिक कहें तो हम अपना पेट में जो एक नाभि होता है उसको नाभि कहेंगे, लेकिन ये नाभिक जो होता है यह वस्तु का बीच वाला भाग होता है, या अणु या परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है, जहाँ पर कक्षा 7वीं में बताया था प्रोटॉन या न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वहाँ पर स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जिसके चारों ओर घूमते रहता है। तो नाभिक किसी परमाणु या अणु का केंद्रीय भाग होता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के एक और स्रोत का विकास किया जा सकता है। हम जानते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, वहाँ पर परमाणु की अधिकांश ऊर्जा होती है ना। इसका जो द्रव्यमान होता है, जितना वजन होता है वही पर होता है, और वहाँ पर उसका जो अधिकांश ऊर्जा होती है वह नाभिक में होती है ना। जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है ना। यूरेनियम जैसे ये भारी परमाणु को यूरेनियम जैसे हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है उसको, है ना, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अणु बम, परमाणु बम इसी सिद्धांत पर बने होते हैं और बहुत ही फूटने से बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है ना। हमारे इधर जो छोटे छोटे पटाखे भी जलाए जाते हैं, हम लोग हाथ में पकड़ के क्यों नहीं जलाते उसको? अगर कभी कभार बड़ा जो बम होता है उसको हाथ में पकड़ के जलाते हैं, हमारा हाथ फट जाएगा और
वहाँ पर जब इस प्रकार से जो बारूद फटता है ना, तो प्रचुर मात्रा में वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है ना। इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं तथा उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाते हैं। इस प्रकार विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यह नाभिकीय ऊर्जा विशेष संयंत्रों में उत्पन्न की जाती है। विशेष प्रकार के संयंत्र जो है बने होते हैं उस पर उत्पन्न की जाती है, जिन्हें नाभिकीय रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। जो संयंत्र होता है उसको नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। यहाँ नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है ना। नाभिक ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे देश में नाभिकीय रिएक्टर जैसे देखो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलपक्कम है ना, ये उधर है तमिलनाडु में। कोटा भी यहीं है महाराष्ट्र में। नरोरा है ना, कोटा और नरोरा में कार्य कर रहे हैं। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत का पूर्णतः स्वदेशी नाभिक। ये याद रखने वाली बात है, हमारे देश का पूर्णतः स्वदेशी, किसी दूसरे देश के बिना सहयोग से जो है इसको हमारे ही देश में बनाया गया है। किसको? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन पुनः जो है इसके आगे जो ईंधन के या ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना।